डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का वियोजन स्थिरांक। तो इसमें स्ट्रॉन्ग का क्यों नहीं पढ़ते, वीक का ही क्यों पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं, लगभग वो पूर्ण वियोजित होते हैं, इसलिए उसमें निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इक्विलिब्रियम उसमें साम्यावस्था एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसीलिए वीक का निकालेंगे। तो मान लीजिए कोई एक एसिड है, वीक एसिड, कोई एक दुर्बल अम्ल है, इसको वाटर में डिज़ोल्व किया गया और ये इक्विलिब्रियम जो है उसमें ये साम्यावस्था पाई जाती है। तो इसमें जो है लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दीजिए, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगा दीजिए। तो इसके लिए K की वैल्यू आ जाएगी A माइनस H3O प्लस इनके एक्टिव मास डिवाइडेड बाई HA इंटू H2O इनके एक्टिव मास। और ये जानते हैं आप कि वाटर जो है यहाँ पे सॉल्वेंट है, विलायक है, और इसकी कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता जो है वो स्थिर रहती है, ठीक, कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर ये 55.55 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं H3O प्लस, यानी H प्लस कंसंट्रेशन है ये लिख सकते हैं। K कांस्टेंट है और वाटर की कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक निश्चित ताप पर कांस्टेंट होती है। तो इसकी जगह हम एक दूसरा कांस्टेंट लिख देते हैं Ka। यहाँ सफिक्स में एसिड को बताता है, एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए ये आ जाएगा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे Ka जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होगा, अम्ल का वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक। ठीक इसी तरह से अगर हम वीक बेस के लिए लें, मान लीजिए कोई हमारा वीक बेस है BOH, इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये जो है B प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस सॉल्यूशन में फॉर्म करेगा। इसमें जब लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो हमें मिलेगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं जैसे पहले लिखा था, KB B प्लस इंटू OH माइनस, इन दोनों के एक्टिव मास डिवाइडेड बाई BOH का एक्टिव मास। जो वाटर होगी वो सॉल्वेंट है और उसकी कंसंट्रेशन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट होती है। तो यहाँ KB को जो है हम डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट, वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक कहते हैं बेस का। अब इसमें जो है आगे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा जो है वो इसमें हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फ़ा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, दुर्बल अम्ल तथा क्षार के वियोजन या आयनन के मात्रा की गणना। तो सबसे पहले हम लोग एसिड के लिए लेते हैं, वीक एसिड के लिए।
दुर्बल अम्ल के लिए लेते हैं। मान लेते हैं कि एक एसिड HA है और एक्वस सॉल्यूशन में ये डिसोसिएट होता है, वियोजित होता है H+ और A- में। इसमें इसकी प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन जो है वो C है। तो H+ और A- की 0 होगी और ये मानते हैं कि अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो इसके बचेंगे C अल्फ़ा, ये जो है एट इक्विलिब्रियम है। साम्यावस्था पर ये इसकी कंसंट्रेशन है। यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा है। तो इसके लिए Ka की वैल्यू जो आएगी वो H+ A- कंसंट्रेशन, इसका प्रोडक्ट बाई HA कंसंट्रेशन। अब यहाँ से सारी कंसंट्रेशन वैल्यू, सारी सांद्रता की वैल्यू रख दीजिए। C अल्फ़ा × C डिवाइडेड बाई C, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 1 - अल्फ़ा, एक C का टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा Ka = C⁴/1 - अल्फ़ा। अगर यहाँ पे अल्फ़ा जो है वेरी वेरी स्मॉल हो 1 के कंपैरिजन में, तो हम अल्फ़ा को नेगलेक्ट कर सकते हैं। यानी एसिड जो है वो बहुत ही दुर्बल हो। एसिड कैसा हो? वेरी वीक। अगर अम्ल जो है अति दुर्बल होगा तो उसकी वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी? बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। तो अल्फ़ा को जो है हम यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो है Ka C⁴² के इक्वल हो जाएगा, या अल्फ़ा जो होगा वो √Ka/C, और यहाँ से 1/C V के इक्वल होता है। तो इसको अगर वॉल्यूम के टर्म में दिया हो Ka × V भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा वीक एसिड के लिए। ठीक इसी तरह से जो है अगर हम बेस के लिए, किसी क्षार के लिए जो है सॉल्व करेंगे BOH एक्वस सॉल्यूशन में, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखेंगे और OH - एक्वस। तो इसके लिए जो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम C माने, प्रारंभिक सांद्रता C माने, और साम्यावस्था पर अल्फ़ा जो है वियोजन की मात्रा है एट इक्विलिब्रियम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है हमारा वो अल्फ़ा है। तो ये बचेगा कितना? C1 - अल्फ़ा, C और C। अब इसमें जो है लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगा करके इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। जैसे आपने ये लिखा तो वैसे ही ये भी आएगा, और ये यहाँ पे आएगा Kb, और उसके बाद इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग कंप्लीट स्टेप में इसको लिखिएगा। ठीक, तो ये C ठीक इसी तरह से आएगा इंटू C⁴, C1 - अल्फ़ा, ये C कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा आपको C⁴/1 - अल्फ़ा। ये एक्सप्रेशन ठीक सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, बस सिर्फ Ka की जगह Kb हो जाएगा। ठीक, अब अगर यहाँ पे जो है अल्फ़ा बहुत छोटा हो 1 से, यानी
बेस जो है हमारा वो क्या हो, बहुत वीक हो, तो उसका डिसोसिएशन बहुत कम होगा, उसका वियोजन बहुत कम होगा और अल्फ़ा बहुत छोटा होगा। तो यहाँ से जो है इसी को हम सीधे लिख देंगे के बी इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर, या अल्फ़ा इक्वल्स टू के बी बाई सी, और इसी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के बी इंटू वी, इसको लिखा जा सकता है। तो ये उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा अगर बेस वीक है। अब यहीं से जो है हम इसी से जो है हम इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी आपेक्षिक प्रबलता इसकी गणना कर सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ आपेक्षिक प्रबलता कैसे निकाली जाती है। तो देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड या वीक मोनो एसिडिक बेस, यानी एक क्षारकीय दुर्बल अम्ल या एक अम्लीय दुर्बल क्षार की आपेक्षिक प्रबलता। एक क्षारकीय मोनो एसिडिक का मतलब जो एक H+ केवल दे सॉल्यूशन में, मोनो बेसिक का मतलब जो केवल एक H+ दे, जबकि मोनो एसिडिक का मतलब जो केवल एक OH- दे। जितने भी एसिड होते हैं उनकी बेसिसिटी होती है, क्षारकता होती है, जितने भी एसिड बेस होते हैं उनकी एसिडिटी होती है, उनकी अम्लीयता होती है। तो जितने H+ या जितने OH- आयन वो एसिड या बेस देता है वही उसकी बेसिसिटी या एसिडिटी कहलाती है। तो यहाँ मोनो एसिडिक की बात हो रही है। तो हम एसिड और बेस दोनों के लिए आपको बताएंगे। वीक एसिड जैसे है, तो एसिड में आप जानते हैं कि जो अभी आपने एक्सप्रेशन निकाला के ए जो है वो आया A- H3O+ या H+ HA। तो यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब आपेक्षिक प्रबलता, यानी कौन सा एसिड उन दोनों में से स्ट्रॉन्ग है ये देखते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, H+ की कंसंट्रेशन पे। जो ज़्यादा H+ देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही प्रबल होगा। तो ये इसकी वैल्यू अगर अधिक होगी तो Ka की वैल्यू क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, ठीक। और ये वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब उसका डिसोसिएशन, उसका वियोजन अधिक होगा। यानी जो अल्फ़ा की वैल्यू है ये भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। जब अल्फ़ा का मान ज़्यादा होगा तभी वो ज़्यादा डिसोसिएट होगा, वियोजित होगा, H+ ज़्यादा मिलेंगे और जो है एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। इसी तरह से जो वीक बेस है उसमें भी होगा। Kb में क्या होता है, ये एक्सप्रेशन आता है आपको अभी, ठीक। इसके पहले आपने इसको जो है निकाला। तो जब OH की कंसंट्रेशन, OH- की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये Kb ज़्यादा होगा। और ये ज़्यादा कब होगी, जब इस बेस का डिसोसिएशन अधिक होगा, इस बेस का वियोजन अधिक होगा। तो और वियोजन की मात्रा आप बेस के लिए कैसे लिखेंगे, जैसे एसिड के लिए लिखा है ठीक उसी तरह से बेस के लिए लिखेंगे, अंडर रूट Kb/C। सी यहाँ बेस की कंसंट्रेशन है, बेस की सांद्रता है। तो जब हमको दो एसिड के लिए कंपेयर करना होता है, दो एसिड के लिए जब हम तुलना करते हैं तो हम मान लेते हैं कि एसिड 1 इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा 1 है और डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 है।
और कंसंट्रेशन C है, समान सांद्रता के लिए निकाला जाता है। और दूसरा एसिड है, इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा अल्फ़ा 2 है, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 है और कंसंट्रेशन C। तो जो सिमिलर कंडीशन पे यानी सिमिलर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, समान ताप और सांद्रता पर जितने ज़्यादा H+ देगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और H+ ज़्यादा देगा तो उसका डिसोसिएशन वियोजन अधिक होगा, और जब वियोजन अधिक होगा तो वियोजन की मात्रा भी अधिक होगी। तो यहाँ से इन दोनों एसिड के लिए जो है हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक्सप्रेशन लिख देते हैं Ka1/C, और अल्फ़ा 2 जो है √Ka2/C। इन्हीं दो इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, α1/α2। C का टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा Ka1/Ka2। तो यही आपका हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2। तो यहाँ से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा, या उसमें से कौन सा वीक है, ये आसानी से निकाल लेंगे हम यहाँ से। यही चीज़ बेस में करेंगे। अगर मान लेते हैं दो क्षारक हैं, बेस 1 और 2, इसके लिए जो है वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन α1 α2 है, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb1 और Kb2 वियोजन स्थिरांक है, और दोनों की कंसंट्रेशन आइडेंटिकल होगी, समान होगी, दोनों की सांद्रता, दोनों की कंसंट्रेशन C है। तो यहाँ से ठीक इसी तरह से दो एक्सप्रेशन लिखेंगे, बस Ka की जगह Kb आ जाएगा और डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा α1/α2 इक्वल्स टू √Kb1/Kb2। ये हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ बेस 1, और ये हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ बेस 2। पहले क्षार की प्रबलता डिवाइडेड बाई दूसरे क्षार की प्रबलता। तो इस फॉर्मूले से जो है हम आसानी से दोनों की रिलेटिव स्ट्रेंथ, अपेक्षिक प्रबलता कि कौन स्ट्रांग है कौन सा वीक है निकाल सकते हैं। और इस पे न्यूमेरिकल आते हैं तो बहुत इजी है। आपको दो एसिड के लिए वियोजन स्थिरांक डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन होगा, इसी को रख करके सॉल्व कर लेना है। α1 और α2 का रेशियो अनुपात निकल आएगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन सा ज़्यादा वीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि ये जो आपका जो वीक एसिड और उसका जो कॉन्जुगेट बेस संयुग्मी क्षार होता है Kb, उसके बीच क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन Ka ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस Kb। दुर्बल अम्ल के Ka यानी वियोजन स्थिरांक और उसके संयुग्मी क्षारक के Kb के वियोजन स्थिरांक में संबंध। तो इसमें जो है हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे NH3, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है। तो जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में ये NH4+
और OH माइनस आयन देगा। अब इसमें हम मान लेते हैं NH3 क्या होगा, बेस होगा, और NH4 प्लस क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो मान लेते हैं कि NH3 का जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस है Kb, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। इसका वियोजन स्थिरांक जो है Kb है, और इसका वियोजन स्थिरांक Ka है। तो इस इक्वेशन में, इस समीकरण में जो है लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दीजिए। Kb वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, तो ये सीधे लिखा जा रहा है Kb का एक्सप्रेशन NH4 प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन बाई NH3 कंसंट्रेशन। इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब हम एसिड के लिए देखते हैं। अगर एसिड भी जो है इसके एक्वस सॉल्यूशन में ये NH3 और H प्लस के फॉर्म में रहेगा, तो इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दीजिए और द्रवणपाती क्रिया का नियम लगा करके इसका एक्सप्रेशन व्यंजक लिख दीजिए। NH3 इंटू H प्लस इनके एक्टिव मास डिवाइडेड बाई NH4 प्लस इसका एक्टिव मास। इक्वेशन 2। अब इसमें इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए NH4 प्लस कैंसिल हो जाएगा, एक में न्यूमरेटर एक में डिनोमिनेटर में, NH3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, Ka इंटू Kb इक्वल्स टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन जो होता है ये इक्वल होता है Kw के। इसकी 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। इसको कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये कहलाता है जल का आयनिक गुणनफल। अभी इसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है ये। तो ये होता है, तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को, इस पद को क्या लिख सकते हैं, Ka इंटू Kb इक्वल्स टू Kw, या 10⁻⁻14, और 10⁻⁻14 कब लिखेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर ही जो है ये 10⁻⁻14 लिखा जाता है। तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि Ka और Kb कैसे लिखेंगे। अब इसमें जो है एक चीज़ और है कि अगर कोई भी जो है पॉली बेसिक एसिड या पॉली एसिडिक बेस हो तो उसके लिए जो है डिसोसिएशन जो स्टेप वाइज पदशः वियोजन स्थिरांक होगा और एक स्टेप में वियोजन होगा, उसको हम कैसे लिखेंगे। तो ये भी बहुत आसान है, 2 मिनट लगेगा। इसको यहीं पे बता दे रहे हैं आपको।
इसमें कोई बहुत विशेष चीज़ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है ये। जैसे हम एज्यूम कर लीजिए H3PO4 है, ठीक है। ये हमारा जो है जो पॉली बेसिक एसिड या पॉली एसिडिक बेस, बहुक्षारकीय अम्ल और या बहु अम्लीय क्षार, इसके वियोजन स्थिरांक हैं। तो अगर ये एक स्टेप में, ये वीक एसिड है, डिसोसिएट हो तो ये 3H+ और PO4-3 देगा एक्वस सोल्यूशन में, जलीय विलयन में। तो इसके लिए Ka की वैल्यू इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के आप लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1। अब अगर यही एसिड एक एक स्टेप में हो, में डिसोसिएट हो, जनरली होता भी वैसे ही है, एक साथ तीनों H+ नहीं निकलते, स्टेप बाय स्टेप जो है ये डिसोसिएशन होता है। तो ये मिलेगा H2PO4-। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 है, तो ये क्या हो जाएगा H+ H2PO4- H3PO4, ये इक्वेशन 2। अब अगर इसी तरह से फिर अगले स्टेप में ये H2PO4- डिसोसिएट हो तो फिर हमें एक H+ और HPO4-2 मिलेगा। तो यहाँ पे सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, द्वितीय वियोजन स्थिरांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 एज्यूम कर लीजिए। फिर अगले स्टेप में इसका फिर डिसोसिएशन हो तो हमें क्या मिलेगा, H+ और PO4-3। और मान लेते हैं इसका थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तृतीय वियोजन स्थिरांक Ka3 है, तो ये H+ PO4-3 इनकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई HPO4-2 कंसंट्रेशन, इक्वेशन 4। अब यहाँ क्या करिए, इक्वेशन 2, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन समीकरण 2, 3, 4 को गुणा कर दीजिए। तो देखिए ये सारे टर्म जो है कैंसिल हो जाएंगे, केवल आपको इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड मिलेगा। तो यहाँ से मिलेगा क्या, Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3, ये मिलेगा आपको H+ कंसंट्रेशन का क्यूब PO4-3 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई H3PO4 कंसंट्रेशन, इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 और 1 से, फ्रॉम 1 एंड 5, समीकरण 1 और 5 से राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इसका इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Ka इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। अब अगर इसी तरह से कोई बेस हो तो उसके लिए जो है Kb आएगा, Kb1 Kb2 इंटू जो भी जितने भी हो, मोनो डाई बेसिक, ट्राई बेसिक या पॉली बेसिक, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन आता जाएगा। ठीक इसी तरह से उसको भी सॉल्व करके निकालेंगे। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, किसी भी एसिड या बेस के लिए जो होता है, जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो अधिक होता है, सेकंड वाला जो है उससे बहुत कम होता है, थर्ड तो उससे भी बहुत कम होता है। ठीक इसी तरह से
बेस के लिए भी जो होता है, पहला वियोजन स्थिरांक का मान अधिक होता है, दूसरे का पहले की तुलना में बहुत कम और तीसरे का और कम हो जाता है, चौथा होगा तो वो और कम होता चला जाएगा। तो ये बहुक्षारकीय अम्ल या बहुअम्लीय क्षार के वियोजन स्थिरांक है। तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।